गाइस आइए हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मींस इसका कोई शेप और साइज नहीं है। तो अगर इसका मास m है और ये सरफेस है, ग्राउंड है, और इससे इसकी हाइट, इस पॉइंट की हाइट है h लेट्स से, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ठीक है। अगर ये सरफेस से ऊपर है, अच्छा ये जो सरफेस है इसको हम लोग रेफरेंस लाइन भी कहते हैं, और ये रेफरेंस लाइन जरूरी नहीं है कि ये ग्राउंड हो, कुछ भी हो सकता है। आप क्वेश्चन में एक बार आप डिसाइड करोगे कि आपको रेफरेंस लाइन क्या लेना है। जनरली बच्चे सरफेस से काउंट करते हैं, सरफेस को ही रेफरेंस लाइन लेते हैं। आप कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक बार रेफरेंस लाइन डिसाइड कर लिया, ग्राउंड को या कोई और हॉरिजॉन्टल लाइन डिसाइड कर ली, है ना, एज अ रेफरेंस लाइन। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या करेंगे, mg इंटू एच। अब h कहां से लेते हैं, रेफरेंस लाइन से। उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की अगर हाइट है, ऊपर है, तो पॉजिटिव। सपोज करो कि इस रेफरेंस लाइन से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, ठीक है, और वो डेप्थ उसकी h है, तो यहां की जो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इस ऑब्जेक्ट की, वो क्या लिखेंगे, mg माइनस एच। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, रेफरेंस लाइन से ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लिखना है, और अगर रेफरेंस लाइन से नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिखना है, ठीक है। तो mg माइनस एच, दैट मीन्स माइनस mgh, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस लाइन पे ही है, तो इसकी ना तो कोई हाइट है ना ही डेप्थ है, तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहां की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू हाइट की जगह पे 0 लिख देंगे, तो दैट इज 0। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप एक ही रेफरेंस लाइन यूज करोगे पूरे सिचुएशन के लिए, जब तक क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का लेते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट ना हो, तो अगर ऑब्जेक्ट की डायमेंशन गिवन हो, लेट्स से लेंथ, ब्रेथ, रेडियस, अगर कोई स्फेरिकल चीज है या सर्कुलर है तो उसका रेडियस भी गिवन होगा, तो ऐसे केसेस में हम लोग हाइट क्या लेते हैं। तो देखो बच्चों, बेसिकली जब हम पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में h जो लिखते हैं ना, mg इंटू एच, ये हाइट होती है सेंटर ऑफ मास की, किसकी, सेंटर ऑफ मास की हाइट होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है जिसकी लेंथ है l, और ये ग्राउंड सरफेस पे या हमारे रेफरेंस लाइन पे रखी हुई है, और इसकी हाइट है h, और ये रॉड यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म है। तो मतलब इसके मासेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट, और इसकी हाइट हमने ले लिया h, ठीक है, और मास क्या है, कैपिटल है। तो इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होगी, mgh नहीं होगी, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, इसका सेंटर ऑफ मास है यहां कहीं, ठीक है, बिल्कुल मिड में। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास की हाइट लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले केस में हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी लोकेशन पे होता है जहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा होता है। लेकिन अगर मास एक्सटेंडेड है, इसकी कोई लेंथ या ब्रेड्थ है, कोई डायमेंशन गिवन है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, उसका आपको सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आपको इसका सेंटर ऑफ मास पता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो रेफरेंस लाइन से उसकी हाइट या डेप्थ लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या लेंगे, मान लीजिए कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल मिड में है, इसकी हाइट क्या होगी सेंटर ऑफ मास की, h/2। तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इस केस में क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड इज mg h/2 लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एक रिंग है, ठीक है, रिंग का टोटल मास m है एंड रेडियस r है, और मान लेते हैं कि इसका रेफरेंस लाइन यहां है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ठीक है।
रेफरेंस लाइन अपनी चॉइस है, आप कहीं भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको एक ही रेफरेंस लाइन लेना है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? पहले इसका सेंटर ऑफ मास देखो, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लाइन से नीचे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी जो हाइट होगी, मतलब इसकी हाइट की वजह क्या लेंगे? डेप्थ लेंगे, रेफरेंस लाइन से नीचे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, वो लिखेंगे mg, ये कितना नीचे है? रेडियस लेंथ नीचे है, तो नीचे है इसलिए नेगेटिव, एंड कितना नीचे है? r, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mg माइनस mgr, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी लेते समय आपको देखना होता है कि रेफरेंस लाइन से सेंटर मास ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव, ये हमारा कन्वेंशन है बच्चों। अब बात कर लेते हैं दूसरे पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, एक स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है जब उसको कंप्रेस या एक्सटेंड किया जाता है, जब उसे खींच के एलोंगेट करते हैं या फिर जब उसे कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए कि ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, अगर हम इसे कंप्रेस करते हैं और जो इसकी कंप्रेशन है वो x है, ठीक है, x यूनिट से ये कंप्रेस हो गया, और अगर इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है, तो ये रिलैक्स मोड में था जैसे, तो अभी जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर जो स्टोर हो गई होगी वो क्या होगी? हाफ टाइम k इंटू एक्स स्क्वायर, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, इसके अंदर हाफ के एक्स प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक है, दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। प्लस कब लेते हैं? जब इसे एक्सटेंड करेंगे x यूनिट से, और नेगेटिव कब लेते हैं? जब इसे कंप्रेस करते हैं तो माइनस लेते हैं। तो दोनों ही केस में क्या होगा? ये स्क्वायर होगा, तो हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा वेदर इट इज कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड, ठीक है। तो दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ ली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी is basically sum of potential energy plus kinetic energy, ठीक है, ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम किसी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी लिख रहे हैं, सपोज करो मैकेनिकल एनर्जी किसी पॉइंट ए पे लिख रहा हूं, तो ये इक्वल होगा उसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट ए। इसी तरह से अगर मुझे बी पे लिखना हो तो क्या करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी एट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख देंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम है एक कांस्टेंट, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हो, मतलब कि उस पर अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक काइनेटिक फ्रिक्शन जैसा फोर्स काम नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं लग रहे हैं, तो उसके पूरी जर्नी में, ऑब्जेक्ट की पूरी जर्नी में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट इस पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए यहां पे एक ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है, और ये पॉइंट है सी। मान लो यहां से लेकर यहां तक का जो सरफेस है रफ है,
यानी कि यहां पे फ्रिक्शन है, और यहां से लेकर यहां तक पाथ हमारा स्मूथ है, नो फ्रिक्शन। तो इस पॉइंट पे नो फ्रिक्शन, ठीक है, और यहां पे है फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब ब्लॉक ए से चलता हुआ बी तक आएगा तो आप यहां की मैकेनिकल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी एट ए एंड मैकेनिकल एनर्जी एट बी को इक्वेट कर सकते हो। रीजन कि यहां पे कोई भी काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। तो यू कैन इक्वेट मैकेनिकल एनर्जी एट ए एंड मैकेनिकल एनर्जी एट बी। लेकिन बी और सी की मैकेनिकल एनर्जी को आप कंजर्व नहीं करा सकते। रीजन क्या है कि यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है। और कंडीशन ये कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तभी तक रह सकता है जब तक कि उसके ऊपर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। ये जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है, अप्लाई करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि वहां पे कोई काइनेटिक फ्रिक्शन जैसी चीज नहीं लग रही हो, ठीक है। ओके, तो आइए बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, जिसका मास क्या है m, और वो इनिशियली ए पॉइंट पे है। ए पॉइंट इस रेफरेंस लाइन से कैपिटल H हाइट पे है, ठीक है। और जब इस ऑब्जेक्ट को यहां छोड़ा जाता है तो थोड़ी देर में मान लो बी पॉइंट पे आता है, ठीक है। तो जब बी पॉइंट पे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसकी रेफरेंस लाइन से हाइट कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और इट विल गेन सम स्पीड ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल। अब मान लेते हैं कि इसकी अभी जो स्पीड है वो 0 है ना। यहां की जो स्पीड है वो 0 है, रेस्ट पे है, ठीक है, एट रेस्ट। और यहां पे स्पीड आ जाती है इसकी u, और यहां पे जो स्पीड आती है इसकी वो है v, ठीक है। तो अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी एट ए लिखूं, मैकेनिकल एनर्जी एट ए लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कैसे लिखूंगा, रेफरेंस लाइन से इसकी हाइट h को इसके m एंड g से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा mg इंटू कैपिटल H। इसकी स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mgh, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई एट ए, mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज mg कैपिटल H। अब जब वो B पॉइंट पे आता है तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल है, तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा G, ठीक है। तो मैं यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं। इसको मान लेते हैं फाइनल पोजीशन, ये मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन। तो ये इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी फाइनल, और ये 0 इसकी इनिशियल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फॉर B, फॉर पॉइंट B, ठीक है। क्या लिख सकता हूं मैं, फाइनल वेलोसिटी दैट इज u का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2g। एंड यहां पे क्या लिखते हैं बच्चों, यहां लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या मान लिया, h माइनस h। क्यों, क्योंकि अगर ये h हाइट पे है और जो a पोजीशन है ये यहां से कैपिटल H पे है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, h माइनस h। तो यहां पे मैं लिखूंगा h माइनस h। तो u स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2g h माइनस h, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसमें u स्क्वायर 2g h माइनस h में दोनों तरफ हाफ m से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ m से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। ये हाफ m इधर और हाफ m इधर, दोनों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा m g h माइनस h, m g h माइनस h। और ये क्या हो गया, हाफ m u स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कहां की, पॉइंट B की। तो
तो पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी आ गई mgh माइनस h। ठीक है बच्चों, अब मैकेनिकल एनर्जी एट बी लिख रहा हूं, तो मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी लिखूंगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है mgh माइनस h, और पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगी, तो यहां इसकी जो हाइट है बी पॉइंट की रेफरेंस लाइन से स्मॉल h। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे mg एंड h। ठीक है, अगर मैं इसे एक्सपैंड कर दूं तो mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h प्लस mgh। ठीक है, तो माइनस mgh प्लस mgh ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास mg कैपिटल H। ये हो गई हमारी मैकेनिकल एनर्जी एट B, जो कि किसके इक्वल आ रही है, मैकेनिकल एनर्जी एट A के इक्वल आ रही है। देखिए मैकेनिकल एनर्जी एट A इज mg कैपिटल H और मैकेनिकल एनर्जी एट B इज ऑल्सो mg कैपिटल H। ठीक है, अब देख लेते हैं कि C पॉइंट पे क्या होगा। तो बच्चों अगर हम C पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो अगर मैं इसको इनिशियल और इसको फाइनल पॉइंट्स ले लूं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v। तो सबसे पहले इसकी स्पीड निकाल लेते हैं, तो वही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, फाइनल स्पीड दैट इज v स्क्वायर, इनिशियल स्पीड दैट इज 0 स्क्वायर, तो v स्क्वायर 0 स्क्वायर। अगेन जो थ्रू आउट एक्सेलरेशन है वो क्या है, g है, तो 2g एंड इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है h, तो कैपिटल H। तो v स्क्वायर हमारा क्या आ गया 2g कैपिटल H। अगेन हाफ m मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड टू गेट द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो यहां पे हाफ ऑफ m v स्क्वायर, है ना, और 2gh, इसमें भी मैं हाफ और m मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया mg कैपिटल H। तो काइनेटिक एनर्जी एट C, ये पॉइंट क्या है C पॉइंट है, तो काइनेटिक एनर्जी एट C विल बी mg कैपिटल H। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो क्योंकि ये रेफरेंस लाइन के ऊपर ही है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से कोई हाइट नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी एट C क्या लिख सकते हैं हम लोग, mg हाइट के नाम पे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया 0, तो पोटेंशियल एनर्जी एट C इज 0। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट C लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी एट C इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट C एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई थी mg कैपिटल H एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 0, तो मैकेनिकल एनर्जी एट C विल बी mg कैपिटल H। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी एट B, मैकेनिकल एनर्जी एट C एंड मैकेनिकल एनर्जी एट A, तीनों जगह पे हमारी मैकेनिकल एनर्जी क्या हुई है सेम आ गई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे हमने तो 3 आर्बिट्रेरी पॉइंट, हमने तो 3 पॉइंट्स लिए हैं, आप किसी भी पॉइंट पे आप कितने भी पॉइंट्स लो, हर जगह पे क्या होगी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी कंजर्व रहेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी एट A इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट B इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट C। तो इस तरह से हमने मैथमेटिकली ये प्रूव कर दिया कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है अगर ऑब्जेक्ट की मूवमेंट सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में हो रहा हो। ठीक है बच्चों।